हेलो बच्चों, दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें हमने देखा कि अगर हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसके डोमेन को हम इस तरह से बना लें कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन2 बन जाए, तो ऐसे केस में वो इन्वर्टिबल हो जाता है। और हमने इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को ऑब्टेन कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपको पुरानी बातें रिवाइज करनी पड़ेंगी, यानी आपने जो डोमेन और रेंज पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उनको रिवाइज करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर कैसे पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ पर डोमेन लिख दूँ और यहाँ लिख दूँ रेंज, और इधर लिख दूँ ITF जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, तो ITF में पहला फंक्शन अपने पास, मैं बात करूँ साइन इनवर्स। अगर साइन इनवर्स की बात करें तो इसका जो डोमेन था वो क्या था, ये था -1 to 1, और रेंज क्या आया था, इसका रेंज आया था -π/2 to π/2। देन कॉस इनवर्स की बात करें, कॉस इनवर्स का जो डोमेन था वो यही था -1 to 1, बट रेंज इसका क्या था 0 to π, जिसमें ये 1 1 और ऑन2 होता। इसके बाद हम बात करें tan की, tan इनवर्स क्या था, tan इनवर्स का एक्चुअली जो डोमेन था और रेंज था, आपको याद होना चाहिए, जो tan इनवर्स था उसका जो रेंज हुआ करता था ये था ओपन इंटरवल में -π/2 to π/2 इन ओपन इंटरवल। एंड यहाँ पर बात करें डोमेन की, तो इसका जो डोमेन था ये कंप्लीट रियल नंबर्स को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसका डोमेन हम सीधा R लिखते हैं। देन कॉट की बात करें, कॉट इनवर्स जो था, कॉट इनवर्स का डोमेन R है और इसका जो रेंज होता था ये क्या था, ओपन इंटरवल में 0 to π। नाउ सेक एंड कॉसेक की बात करें, जब सेक इनवर्स की बात करते, सेक इनवर्स का जो डोमेन था वो क्या था, R -1 to 1, और रेंज क्या आया था इसका जो रेंज था ये 0 सेक है, तो सेक 0 to π तो था, इसमें से वो पार्ट निकाल देते हैं जहाँ पर ये सेक डिफाइंड नहीं था, और वो सेक डिफाइंड कहाँ पर नहीं था, π/2 पर। ये कॉसेक की बात करें, कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन था यही था R -1 to 1, और रेंज इसका क्या था, इसका जो रेंज था ये -π/2 to +π/2, इसमें से वो पार्ट निकाल दीजिए जिस पर ये डिफाइंड नहीं है, यानी कि 0 पर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन किया था इन्हीं सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में, जिनमें ये फंक्शन 1 1 ऑन2 थे, तब जाके ये इन्वर्टिबल हुए थे। क्लियर? आज हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो पहले एक बार इसे आप नोट कर लें, अगर नोट कर चुके हैं तो आगे की बात हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी पहली प्रॉपर्टी है ITF की, T ऑफ T इनवर्स x इक्वल टू x, जिसको हमने फंक्शन चैप्टर में, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर f ऑफ f इनवर्स x लेते हैं तो ये सीधा क्या मिलता है, x। तो वही प्रॉपर्टी है यहाँ पर, T ऑफ T इनवर्स x इक्वल टू x। तो इसमें क्या क्या बनेगा, जैसे मैं बात करूँ साइन की, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये x मिलेगा, और यहाँ पर x मिलेगा, यहाँ साइन है, इसका मतलब ये जो साइन का ये पूरा क्या बता रहा, सीधा रेंज बता रहा, और साइन का रेंज आपको पता है कितना होता है, -1 to 1, यानी कि यहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 1 पर। देन कॉस की बात करें, इसी तरह से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, ये भी x बनेगा, बट यहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कॉस है तो कॉस के लिए भी यही बनेगा -1 to 1। ठीक है, साइन और कॉस दोनों के जो रेंज होते हैं वो सेम होते हैं। इनके ग्राफ की बात करें कि इनका ग्राफ कैसा होगा, आइए देखते हैं इनका ग्राफ। देखो, अगर मैं इसको y ले लूँ,
या इसको भी y ले लूँ तो y इक्वल टू एक्स सीधा मिल रहा है। y इक्वल टू एक्स क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स की तरह, यानी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ m कितना है 1, यानी स्लोप 1 है। स्लोप 1 है मीन्स वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री है तो उसका स्लोप 1 होता है। कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। पहली बात ध्यान रखें, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो देगा लेकिन कहाँ से कहाँ तक देगा। अगर ये x इतना है तो y कितना होगा, y भी तो यही है, y और x इक्वल है तो यहाँ पर y भी याद रखेंगे इतना ही रहेगा -1 to 1। यहाँ भी y इतना ही रहेगा -1 to 1, यानी दोनों के ग्राफ सेम बनेंगे, स्ट्रेट लाइन बनेंगे, बट x भी -1 to 1 रहेगा और y भी -1 to 1 रहेगा। ये ओरिजिन ले लिया है x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पर -1 यहाँ +1, इसी तरह से y एक्सिस पर भी 1 यहाँ पर और नीचे -1। ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स बन रहा है, y इक्वल टू एक्स सीधा क्या है y इक्वल टू एक्स, ये वाला लाइन है। और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता है आपको, ये 45 डिग्री बनाता है ऐसे। लेकिन कहाँ तक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ -1 to 1 तक, यानी कि ये इतना, ये बस इतने रहेगा, इसके आगे नहीं बनेगा। ये आपका ग्राफ बन गया किसका, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का। क्लियर। और इसी तरह से ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का भी है। और बेसिकली ये लाइन जो बनी है y इक्वल टू एक्स तो है, लेकिन ये कैसा एक लाइन ना होकर के ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट। ठीक है। अब एक चीज़ और देखें, क्या ये ग्राफ कहीं रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं, एक ही ग्राफ बना है सीधा। इसलिए ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये कैसे हैं, ध्यान रखना, ये ए पीरियोडिक है। ए पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ कि नॉन पीरियोडिक, सीधा क्या कहेंगे इसको, नॉन पीरियोडिक, जिसका कोई पीरियड नहीं है, यानी कि ये रिपीट नहीं कर रहा है। नोट कर लें। ओके। इसी तरह से tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये भी x मिलेगा, एंड cot ऑफ cot इनवर्स एक्स, ये भी x मिलेगा। यानी सिमिलरली आप ये समझ सकते हैं y इक्वल टू, तो y इक्वल टू एक्स ये भी दे रहा है, y इक्वल टू एक्स ये भी दे रहा है। और यहाँ पर पता है कि tan जो होता है, tan कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, tan का अभी हमने डोमेन देखा था tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का जो डोमेन देखा था वो हमने क्या देखा था कि वो यहाँ पर x बिलोंग करता है कहाँ पर, R में। अच्छा, x अगर R में है तो जाहिर सी बात है y भी कहाँ बिलोंग करेगा, R में। अब इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ डिस्कस करें, x एक्सिस और ये y एक्सिस। R आपका पता है यहाँ से -∞ से +∞, y के लिए भी यहाँ -∞ से +∞ तक जाएगा। y इक्वल टू एक्स एक ऐसी लाइन बनेगी जो कि ओरिजिन से पास होगी और x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी ये। अब ये लाइन इस बार पूरी लाइन बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, रियल नंबर है, और x है तो y भी होगा, क्योंकि y और x आपस में कैसे हैं, बराबर। ठीक है। यानी tan के केस में, यानी tan ऑफ tan इनवर्स x का जो ग्राफ बनता है आपके पास, ये जो ग्राफ बनता है ये पूरा का पूरा लाइन बनेगा, एक लाइन बनेगा जिसका स्लोप कितना है, यहाँ पर ये 45 डिग्री बनाता है, इसका स्लोप 1 होता है। ओके, और ये ओरिजिन से पास होता है। नाउ सेक एंड कॉसेक की बात करें, सेक और कॉसेक कैसे बनेंगे। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये भी x बनेगा, एंड कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x, ये भी x बनेगा। बट कहाँ पर, सेक और कॉसेक का जो रेंज था उसमें, और इसका रेंज आपको याद होगा क्या था, तो इसका जो रेंज था वही इसका डोमेन। तो रेंज क्या होता है ज़रा याद करें, ये -1 से 1 के बीच ये नहीं डिफाइंड था, याद होगा,
x जो था ये r था, लेकिन इसमें -1 से 1 के बीच ये ग्राफ नहीं होता, पूरा रियल नंबर रहेगा लेकिन -1 और 1 के बीच का पार्ट नहीं रहता। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओरिजिन -1, इधर प्लस का 1। इसी तरह से y पर भी देखो x यही है तो y भी यही रहेगा, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स टाइप का ग्राफ है। तो यहाँ पर प्लस का 1 और यहाँ पर माइनस का 1। इतने पार्ट में ग्राफ नहीं रहने वाला, इतने पार्ट में, ठीक है। बाकी रहेगा वही, याद है आपको स्ट्रेट लाइन वाला, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, इसी तरह से ऐसे, क्लियर? ये वाला लाइन बनेगा इसमें। बस इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट है ये गायब रहेगा इसमें। ये होता है सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। ओके, नोट कर लें और याद रखें, इधर मैंने जितने भी ये पहली प्रॉपर्टी में पढ़ाए ये सारे के सारे कैसे थे? ये नॉन पीरियोडिक थे, यानी ये रिपीट होने वाले ग्राफ नहीं है, ठीक? ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 2, यहां उल्टा टी इनवर्स ऑफ टी एक्स इक्वल टू एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी। यहां पर इस बार साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स होगा, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स होगा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, और इसके बाद सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। अच्छा, अभी तक तो हमने पिछले वाले प्रॉपर्टी में क्या देखा कि यहाँ पर इनपुट कौन था? इनवर्स वाला फंक्शन था। इनवर्स के लिए आपको पता था कि इसका डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है। अब यहाँ पर तो साइन आ गया, और साइन जो होता है ये तो पूरा रियल नंबर कवर करेगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन कब लगेगी? अगर x बिलोंग करता है इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। कहाँ बिलोंग करेगा? रेंज ऑफ साइन इनवर्स। अगर साइन इनवर्स के रेंज में होगा x तभी होगा। अच्छा, इसका रेंज आपको पता क्या है? इसका रेंज जो होता है वो होता है -π/2 से π/2। अगर x इसमें बिलोंग करेगा तब ये प्रॉपर्टी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। बाकी क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे अभी बाद में। तो यहाँ कॉस इनवर्स कॉस एक्स की बात करें तो ये क्या? ये भी x बनेगा, लेकिन कब बनेगा? अगर x बिलोंग करेगा इन द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 to π। tan इनवर्स tan x, ये भी x बनेगा। कब बनेगा? अगर x बिलोंग करता है इन द रेंज ऑफ tan, और tan इनवर्स जो है ये tan इनवर्स का रेंज पता क्या होता है? ओपन इंटरवल का -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, ये भी x बनेगा अगर x बिलोंग करता है इन द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का रेंज क्या है? ओपन इंटरवल में 0 to π। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, ये भी x बनेगा अगर x आपका बिलोंग करेगा इन द रेंज ऑफ सेक इनवर्स। और सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? तो सेक इनवर्स का जो रेंज होता है ये बनता है, सेक कहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा?
90 पर डिफाइंड नहीं होगा। कॉस का ये रेंज, कॉस का क्या था 0 to पाई, तो यहाँ 0 to पाई रहेगा, बट इसमें से आपको π/2 निकाल देना पड़ेगा। और ये भी x बनेगा अगर x बिलोंग करेगा कहाँ पर, -π/2 से π/2, और इसमें से निकल जाएगा कितना 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज लगेंगी, लेकिन कब लगेंगी, जब ये जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स इनके रेंज में आएगा x, देन बनेगा ये प्रॉपर्टी, नहीं तो नहीं। अच्छा, बाकी के लिए क्या हो जाएगा, तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्या हो जाएगा, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। आइए मैं चेक करता हूँ। जैसे मैं साइन इनवर्स साइन x की बात करूँ, इतने की, अगर साइन इनवर्स आप साइन x की बात करें तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमको चेक करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पर पहुँच पाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। एंगल हमने यहाँ पर 0, ये π/2, इधर से ऐसे बढ़ रहे हैं यहाँ पर पाई, या फिर अगर मैं इधर से आऊँगा तो यहाँ हो जाएगा -π/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का पाई। अब इसके बीच में मैं कोई एंगल ले लूँ, जैसे कि मैंने ले लिया π/4। इसके बीच में यहाँ पर एंगल ले लूँ तो ये हो जाएगा 3π/4। इसमें -3π/4 आएगा, और इसके बीच में -π/4, ऐसे मैंने ले लिया। अब मैं इस पर ये वाला पार्ट लगा के देखूं क्या बनता है। अगर मैं यहाँ पर साइन इनवर्स साइन π/4 निकालूं, तो साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/4 होता 1/√2, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2, तो ये पता है कितने का वैल्यू होगा, π/4। एक्चुअल में ध्यान रखना, इनवर्स क्या देता है, इनवर्स का जो रिजल्ट मिलेगा वो एंगल मिलेगा। डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या था, आप एंगल को इनपुट देते थे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, आपका जो एंगल होगा वही आउटपुट निकल कर आएगा। ठीक है, जो वैल्यू होती थी वो यहाँ इनपुट का काम करेगा, और जो एंगल होता वो क्या होता है, आउटपुट का काम करता। तो यहाँ पर 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू है, साइन π/4 यानी 45 डिग्री की, तो साइन इनवर्स 1/√2 क्या हो गया, π/4। हमने क्या देखा, अगर मैंने यहाँ पर x इतना लिया था तो इसका जो रिजल्ट निकल कर आया y भी इतना आ गया, यानी इस केस में आपका सीधा y = x बन रहा। इधर की बात करें, अगर मैं x -π/4 डालता हूँ तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स साइन का -π/4, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स माइनस साइन π/4, और -π/4 इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√2, साइन इनवर्स -1/√2, और -1/√2 है, माइनस बाहर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, π/4, माइनस का π/4, क्योंकि π/4 की वैल्यू 1/√2 होता है। अब क्या देखा इसमें, जितना x डाला था रिजल्ट भी उतने मिला, मतलब यहाँ भी आपका ये रिलेशन बैठ रहा है y = x वाला। इधर की बात करें, अब इधर अगर मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4 डाला, 3π/4 मतलब कितना डिग्री हो जाएगा, आप 3π/4 को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं आराम से, 4π - π 3π/4 बनेगा। तो साइन इनवर्स ये साइन 180 - थीटा यानी कि क्या बन जाएगा, सीधा साइन थीटा हो जाएगा, ये साइन π/4, और साइन इनवर्स हटा देंगे तो क्या बनेगा, सीधा π/4, क्योंकि साइन π/4 तो आ जाएगा ना इसके रेंज में। तो यहाँ क्या देखा हमने, x हमने कितना लिया था 3π/4, रिजल्ट कितना मिला π/4, तो यहाँ y = x तो नहीं बना, यहाँ पर अपने पास y = x तो नहीं बना, तो बन क्या गया 3π/4, और यहाँ क्या आ गया
π/4। इसका मतलब ऐसे केस में जो आंसर आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, π-x बन रहा। तो π-x करके देखते हैं क्या इतना बनता है। अब देखो यहाँ पर π-x कितना है, 3π/4, 4π - 3π तो π/4 है तो मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला रिजल्ट बन कर आया y = π-x। इसमें मैं डिस्कशन करूँ यहाँ वाले पर, अगर मैं इनपुट ये दे दूँ तो रिजल्ट क्या मिलता है। तो इसके लिए साइन इनवर्स साइन -3π/4, देखो माइनस है तो माइनस थीटा, माइनस को तो सीधा आप बाहर कर लो, साइन इनवर्स साइन 3π/4, साइन 3π/4, साइन 3π/4 की वैल्यू आपको पता है कितना हो जाएगा, अगर आप चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो। 3π/4 मतलब π/4 45, 45 × 3 135, साइन 135 तो 90 प्लस या 180 माइनस भी कर सकते हो। तो अगर मैं 90 प्लस कर लूँगा तो 90 प्लस π/4 हो जाएगा, बनेगा, यानी 90 प्लस 45 135 होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये बनेगा 1/√2, और 1/√2 कितने की वैल्यू है, π/4 की, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का π/4। तो हमने क्या देखा, x कितना डाला था, -3π/4, यहाँ कितना आ गया, -π/4। तो अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ तो ये y = क्या बन जाएगा, तो x यहाँ पर -π/4 रिजल्ट आया है, y = तो -3π/4 इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, ताकि ये हमारे पास रिजल्ट जो है -π/4 आ जाए। -π/4 = -3π/4 प्लस a करके चेक कर लो, तो a क्या आ जाएगा, इधर प्लस का 3π/4 माइनस का π/4, 3π यानी 2π/4, यानी सीधा क्या आ जाएगा, π/2, ये आ जाएगा। तो इस रिज़ल्ट को अगर मैं एडजस्ट करूं तो -π - x करें, क्या ये बन जाएगा, -π - x, -π - x करेंगे तो देखो x हमने कितना डाला था यहाँ पर, -3π/4, तो ये प्लस का 3π/4 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा -4π + 3π/4, तो यानी -π/4 बैठ रहा। मतलब इस केस में रिजल्ट अपने पास ये आ गया, ये। तो ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, इसको क्लियरली लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। हमने क्या देखा कि जब हमने इस तरह से बनाया, ये π/2 है, 0 है, यहाँ पाई -π/2, यहाँ -π, इसमें y = x आया था, इसमें y = x आया था, इसमें y = आया था कितना, और इसमें कितना आया था, यहाँ पर आया था -π - x, और यहाँ पर क्या आया था, x - π आया था, ठीक है। तो अब इसका 1 मिनट, x - π नहीं था, π - x था, ये था, इसमें π - x, इसमें -π - x, इसमें y = x, और इसमें भी y = x आया था। अब ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ओरिजिन यहाँ पर ले लिया π/2, फिर इसके बाद पाई 3π/2, और आगे बढ़ा लो
3π/2 के बाद आ जाएगा 2π। इसी तरह से इधर -π/2 -π -3π/2 एंड -2π। ऐसे आप y पर भी ड्रा कर सकते हो। अब देखो, जब हम बात करते हैं -π/2 से प्लस का π/2, कहाँ से? -π/2 से प्लस का π/2, तो इसमें y = x, y = x मिल रहा। तो ये रहा -π/2, ये रहा प्लस का π/2। इस केस में रिजल्ट आपका y = x ही मिल रहा है, और y = x मिल रहा है, इसका मतलब ये वाली लाइन बनेगी। क्योंकि यहाँ पर y और x बराबर मिल रहे हैं। कहाँ तक जाएगा? तो y = x है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर π/2 और इधर -π/2, यहाँ तक आएगा ये y = x। इसके बाद जब हम बढ़ते हैं π/2 से पाई की तरफ, π/2 से पाई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें अपने पास जो रिजल्ट मिल रहा है वो π - x बन रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -x प्लस का पाई। तो -x प्लस का पाई, देखो यहाँ -x आ गया, मतलब स्लोप कैसा हो गया? -1 हो गया, और -1 हो गया तो उस केस में इधर की तरफ बनेगा ऐसा। अगर मैं इधर की बात करूं -π/2 से -π की तरफ, तो ऐसे केस में रिजल्ट बन रहा -π - x। अगेन स्लोप कितना है? -1, और स्लोप अगर -1 है तो रहा ये -π से -π/2, और इसमें भी स्लोप -1 है, तो ये बनेगा। ये अपने पास कंप्लीट हुआ। और अगेन क्योंकि एंगल तो ये पूरा ले सकता है, और ये फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक है, तो ये ग्राफ भी इसका कैसा बनेगा? पीरियोडिक बनेगा। कैसे बनेगा? आप इसको और आगे बढ़ा सकते हो सेम टू सेम ऐसे। इसके बाद फिर इधर की तरफ बढ़ेगा 2π पर। इसी तरह से ये, इसकी बात करें, ये यहाँ बढ़ेगा कहाँ तक? 3π/2। इसके बाद फिर इधर आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये जो ग्राफ बन रहे हैं इसके, ये कैसे हैं? पीरियोडिक है, पीरियोडिक हैं। और इसका पीरियड कितना बन रहा है जिस पर ये रिपीट हो रहा है? तो ये जब यहाँ पर देखो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ -π, और ये पाई, इसका लेंथ कितना हो गया? 2π। मतलब कि इसका पीरियड कितना बनेगा? 2π। 2π पीरियड का ये ग्राफ बनेगा। और इस टाइप के जो ग्राफ बनते हैं वो कैसे होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। क्लियर? सिमिलरली जितने भी फंक्शन है इसमें सब के सब पीरियोडिक ही होंगे। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x की बात करेंगे तो वो भी पीरियोडिक बनेगा। ग्राफ इसी तरह से बनेगा, बस शर्ते यहाँ पर -π/2 से, यानी नेगेटिव वाले में भी आ रहे थे, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ केवल अपर पार्ट में ही बनेगा। ठीक है? इस तरह वाले में अगर आप कॉस की बात करते हो तो कॉस वाले में आपको पता है 0 से पाई के बीच में ही रहता है। तो 0 और यहाँ पर ले लेंगे पाई, बीच में कहीं आएगा π/2, और इधर π/2, देन पाई, देन इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें जो ग्राफ बनने वाला है, अगर 0 से पाई के बीच लाई करता है तब तो उस केस में y = x वाला बनेगा। कहाँ से? 0 से पाई तक, यानी 0 से ये रहा पाई, यहाँ पर आपका y = x वाला ग्राफ बनेगा ये। इसके बाद जैसे जैसे चेंज होगा आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं इधर की बात करूँगा, ये रहा आपका 0, ये रहा पाई। 0 से पाई में ये तो पूरी तरह से y = x देने वाला है,
बट इसमें चेंज होने वाला है और इसका भी ग्राफ एकदम वैसे ही दिखेगा जैसा कि आपका साइन का दिखा है, यानी कि आगे ऐसे जाएगा, इधर भी ऐसे, देन ऐसे ऐसे, इस तरह से बनता चला जाएगा। और ये भी कैसा है, ये भी पीरियोडिक है विथ पीरियड कितना 2 पाई। तो चाहे साइन इनवर्स आप साइन एक्स हो, चाहे कॉस इनवर्स आप कॉस एक्स हो, ये कैसे होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। ओके, tan की बात करेंगे, tan भी पीरियोडिक रहेगा लेकिन उसका ग्राफ अलग बन जाएगा। अगर tan की बात करेंगे तो tan का जो ग्राफ बनने वाला है इस तरह से बनने वाला है। ओके, तो आई होप आप दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ गए होंगे। खैर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड लेवल पर इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो बेसिक जानकारी तो बहुत ही ज़रूरी है। अगली प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमने जो पढ़ा है उस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमको क्लियरिटी आ जाए कि हमने क्या पढ़ा एक्चुअली में। क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब है कि आप जितना थ्योरी पढ़ रहे हो उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको फार्मूले जो हैं यहाँ दिमाग में नहीं आने वाले। क्योंकि आप कितना भी रटोगे उसमें हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहेगी, कौन सा फार्मूला हम कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के साथ साथ एक आध क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले कर लो, एक्सरसाइज बाद में लगाते रहना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उन प्रॉपर्टीज़ पर, दोनों प्रॉपर्टीज़ पर हमने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए। पहला क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2 इसकी वैल्यू क्या होगी, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं पहले की बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन पर, तो आपको यहाँ पर सोचना क्या है, √3/2 cos में कितने की वैल्यू होती है। तो cos में आपको पता है कि अगर मैं cos 30 डिग्री लेता हूँ, cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है। cos 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6, यानी cos π/6, पाई का मतलब 180 और 180/6 क्या हो जाएगा 30। तो ये बन जाएगा क्योंकि जो √3/2 है वो कितने की वैल्यू है, cos π/6 की। और हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, प्रॉपर्टी पढ़ी है cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x बनेगा इफ़ ये जो π/6 है ये बिलोंग करे किसमें, इन द रेंज ऑफ cos इनवर्स। तो π/6 जो है हमें पता है, cos इनवर्स का जो रेंज है वो क्या है, 0 से π, इसके बीच में आता है। 30 डिग्री जो है 0 to 180 के बीच में आता है। इसका मतलब आप वो प्रॉपर्टी लगा सकते हो cos इनवर्स cos x इक्वल टू x वाली, यानी इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, π/6, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में आपके पास देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, तुरंत 2π/3 लगा देंगे। अरे पहले चेक करो कि जो साइन इनवर्स है इसके रेंज में ये आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 2π/3 इसमें तो आएगा नहीं, -π/2 से प्लस का π/2, -92 + 90 तो आने वाला नहीं, ये तो इससे बड़ा है, इस इंटरवल में ये नहीं आने वाला है। π/3 मतलब कितना, 60 × 2 कितना हो गया, 120। तो ये तो 90 से बड़ा हो गया, मतलब इसके तो बाहर निकल गया। इसलिए आप डायरेक्ट इसका आंसर 2π/3 नहीं लगा सकते। पहले आपको इसको क्या करना है, इसको लाना पड़ेगा इसके बीच में। चलिए देखते हैं कैसे ला सकते हैं। तो जनरली हम चेक करें कि ये कौन से इंटरवल में, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 120, 90 और 180 के बीच आएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपका रिजल्ट जो होता था याद होगा, पाई माइनस करते थे। पाई माइनस कितना हो जाएगा, 2π/3, सॉरी पाई माइनस कितना, π/3। क्योंकि अगर मैं पाई माइनस π/3 करूँगा तो 3π - π क्या हो जाएगा, 2π, 2π/3। तो 2π/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए। तो साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी सीधा ये हो जाएगा साइन π/3। अब ये जो π/3 है ना,
ये इसमें आ गया, -π/2 से π/2 के बीच में आ गया। जब इसके बीच में आ गया इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको करना क्या है, पहला काम आपको चेक करना है कि क्या ये इसके इन्वर्स यानी ये इस साइन इन्वर्स के रेंज में है कि नहीं है। अगर रेंज में है तब तो डायरेक्ट आप वही फार्मूला लगा लेंगे, तुरंत ये आंसर लिख लेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो पहले आपको उसको तोड़ मरोड़ के इसमें लाना पड़ेगा। ठीक है, जब इसमें आ जाएगा इसके रेंज में देन उसका आंसर हम निकाल पाएंगे। क्लियर? इसी तरह से अभी कह दिया जाए कि बताओ साइन इनवर्स साइन 7 ये कितना होगा, साइन इनवर्स साइन 7। तो पहले आप चेक करो कि ये जो 7 है क्या साइन इनवर्स के रेंज में आ रहा है। साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2। पाई का मतलब कितना, 3.14, और 3.14 डिवाइड करोगे 2 से तो जैसी बात है 2 से छोटा ही आ जाएगा, -2 से भी छोटा यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 7 तो इसमें नहीं आ रहा, ये इससे बाहर निकल जाएगा। जैसी बात आ रही है, ये तो बहुत बड़ा है ना। तो जब इसमें नहीं आ रहा तो आप इसका आंसर डायरेक्ट 7 नहीं लिख सकते। पहले आपको इसको कुछ ऐसा करना है कि ये इतने पार्ट में आ जाए। चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पाई की बात करूँ तो पाई कितना होता है आपके पास, 3.14। 2 पाई कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 × 8, 2 1 × 2, 2 3 × 6, 6.28। और अगर मैं 7 से 6.28 निकाल दूँ, 7 से 6.28 निकालूंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये बन जाएगा 2, 9 - 2 यानी 7, ये 0.72। 0.72 ये इसमें है, -π/2 से π/2 में ये वाला पार्ट है। मतलब अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ पर ये जो 2 पाई है 7 से घटा दें, यहाँ क्या कर दें 7 से 2 पाई को माइनस कर दें, तब ये इसमें आ रहा। अब इसमें ये तो आ रहा, लेकिन अगर आपने 2 पाई को घटाया है तो उतना आपको तो जोड़ना पड़ेगा। विदाउट ग्राफ हम कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफ पर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, अगर हम ऐसे कर लेंगे, नहीं तो आप ग्राफ जानते हो तो ग्राफ से कर सकते हो। तो अब ये आपके पास आ गया। अब ये 2 पाई आपको याद होगा, यहाँ साइन छूट गया, यहाँ साइन भी है। जो साइन का पीरियड कितना है 2 पाई, अगर 2 पाई है तो आप 2 पाई प्लस लिख रहे हो तो लौट करके तो यही आने वाला, यानी कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 7 - 2 पाई। क्योंकि याद रखें साइन 2 पाई प्लस x इक्वल टू क्या होता है, साइन x, ये होता है। तो यहाँ पर ये 2 पाई प्लस x के जैसा ही लिखा है तो ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पर 7 - 2 पाई जो कि मैंने यहाँ पर किया है, ये 7 - 2 पाई हमने किया है और ये इसमें आ रहा है 7 - 2 पाई जो है ये बिलोंग कर रहा है इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। इस वजह से इसका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 7 - 2 पाई। ठीक है। अभी कह दें कि यहाँ पर cos इनवर्स cos 5 ये कितना होगा। cos इनवर्स cos 5 निकालना है तो पहले आप चेक करो कि ये जो 5 है क्या cos इनवर्स के रेंज में आ रहा है। cos इनवर्स का रेंज था 0 से पाई, क्या 5 इसके अंदर है, तो पाई का मतलब 3.14, ये तो 5 है यानी ज़्यादा है, यानी इसके अंदर नहीं आ रहा। तो आपको फिर यहाँ पर कुछ ऐसा करना है जिससे ये इसी के अंदर आ जाए। चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो अगर मैं पाई लूँ 2 पाई क्या हो जाएगा, अभी मैंने वहाँ पर किया था 6.28 करके आया था, ये आया था। यहाँ कितना 5, अगर मैं 5 - 2 पाई निकालूँ, 5 - 2 पाई तब तो नेगेटिव आ जाएगा। और अगर मैं 2 पाई - 5 करूँ
2 पाई माइनस 5 क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस 5 यानी 6.28 माइनस 5 जो कि आ जाएगा 1.28, ये आ जाएगा। और 1.28 क्या इसमें बिलोंग करता है 0 से पाई में? बिल्कुल बिलोंग करता है, क्योंकि पाई का मतलब 3.14, तो इसमें बिलोंग करता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर इसको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 पाई माइनस 5 बनाना है, 2 पाई माइनस 5। देखो 5 तो यहाँ प्लस में है, अगर 5 प्लस में है और मैंने यहाँ माइनस लगाया, मतलब ज़रूर यहाँ पर मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो यह प्लस बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखो मैंने क्या किया, 2 पाई को इसमें से माइनस किया, और माइनस किया तो उतने ही क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये बन गया 2 पाई माइनस थीटा करके। और आपको याद होगा कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू सीधा होता था कॉस थीटा, क्योंकि ये किस में जा रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 5। आप देख सकते हो 2 पाई माइनस 5 जो है ये बिलोंग कर रहा है इन द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स यानी 0 to पाई। इस वजह से इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 पाई माइनस 5। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।